नमस्कार। ये मायने नहीं रखता कि मैं अपना परिचय दूँ और ये बताऊँ कि मैं कौन हूँ, बल्कि ये मायने रखता है कि हम इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है। इस वीडियो के ज़रिए मैं कुछ ऐसा आपको देना चाहता हूँ जो आपके लिए एक लंबे समय तक काम आए। वैदिक सभ्यता से जुड़े इस भाग में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में समझेंगे ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में वे कौन सी व्यवस्थाएं थी जो हमें आकर्षित करती है कि हमारे समाज में आज भी ऐसे परिवर्तन होने चाहिए। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी व्यवस्थाओं को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। हालांकि यह पूरी तरह से डीप तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसके फैक्ट पीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जा सकते हैं। लेकिन नेट जेआरएफ जैसे लेवल के लिए आपको एक अलग प्लेलिस्ट में चैनल में जाना होगा, जहां पर आप अपने स्तर के वीडियोस को देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं राजनीति के बारे में और वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में राजनीति की क्या स्थिति थी। दोस्तों, राजनीति यहाँ पर ग्रामीण कबीलाई राजतंत्र शासन था, यानी कि कबीलाओं के जो मुखिया थे वो एक प्रकार से राजा की तरह काम कर रहे थे और फिर आगे चलकर यही कबीले जनपदों का निर्माण करते हैं और यही जनपद आगे चलकर मगधों का, महाजनपदों का और महाजनपदों के विलय होकर फिर मगध महासाम्राज्य का निर्माण होता है। तो इस तरह की जो राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत होती है वो ऋग्वैदिक काल से ही शुरू होती है और ये जो कबीला है इनके प्रमुख ही आगे चलकर राजा बनते हैं। इसके बाद में देखिए, जो कबीलाई व्यवस्था है इसका विभाजन भी होता है। जन, वेश, ग्राम, कुल आदि इसमें विभाजित किया जाता है। जन क्या होता है? तो जन यानी कि जो राजा होता है, जो जनता का प्रमुख होता है वो जन कहलाता है और जन को जनपति, राजन या जनस्य गोपा कहा जाता है। दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है कि ऋग्वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता है, तो बहुत सारे लोग ये मानने को तैयार नहीं होते कि इस समय तो राजा होते ही नहीं थे, तो होते थे। फिर कई लोग राजा ही लगाकर आ जाते हैं या फिर महाराज या महाराजाधिराज, ऐसे कोई संस्कृत के शब्दों को लगाकर आ जाते हैं। लेकिन ऋग्वैदिक काल में सिंपली राजा को राजन कहा जाता था। फिर राजा से जो नीचे होता था एक प्रकार से उनका सामंत, वो विष कहलाता था। विष या फिर विष जो होता था वो विषपति कहलाता था। फिर जो ग्राम होता था उसका जो प्रमुख था वो ग्रामीण कहलाता था। इसके बाद में जो कुल होता था इसका प्रमुख कुलप कहलाता था। अब इसे आप समझिए, जो परिवार का प्रमुख होता है वो तो मुखिया होता है, लेकिन जो कुछ परिवारों का मुखिया यानी कि एक कुल, एक कुटुंब का मुखिया, वो कुलप कहलाता है। फिर बहुत सारे कुटुंबों से मिलकर एक गांव बनता है, उसका प्रमुख गांव ग्रामीण कहलाता है। और फिर जैसे आज हम जनपद देखते हैं, जनपद पंचायत देखते हैं या फिर हम तहसील देखते हैं, तो इसी तरह बहुत सारे गांवों से मिलकर विस बनता था और विस का जो प्रमुख था वो विसपति कहलाता था। बहुत सारे तहसील ब्लॉक्स मिलकर एक राज्य का निर्माण करते थे और उस राज्य का जो प्रमुख था वो राजन, जनपति या जनस्य गोपा था। इन सभी में राजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ऋग्वैदिक काल में राजा को क्या कहा जाता था। तो याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में राजा को राजन कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा राजन भू मालिक नहीं था, बल्कि यहाँ पर भूमि सभी की थी। और जब राजा भूमि का मालिक नहीं था तो इसके चलते जो प्रमुख कर था वो था बलि, और यह कर स्वैच्छिक था, अनिवार्य नहीं था। यानी कि राजा जो कि व्यवस्थाओं का निर्माण करता था, उनकी सुरक्षा करता था, उसे जनता स्वैच्छिक कर देती थी और यह कर अनिवार्य नहीं था। इसके बाद में देखिए, कुलप अपने कुल के व्यक्तियों को बेच भी सकता था। यानी कि जो कुलप था, जो कुल का प्रमुख होता था, वो अपने परिवार के व्यक्तियों को बेच भी सकता था। तो इससे आप अंदाज़ा लग सकते हैं कि हो सकता था कि यहाँ पर दास प्रथा जैसा कुछ रहा होगा। इसके बाद में देखिए, राजा का पद वंशानुगत नहीं था, जबकि उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत हो जाता है, क्योंकि भूमि पर उसका अधिकार हो गया। और जो भूमि पर अधिकार कर लेता है, स्वाभाविक है कि वो बलि जैसा स्वैच्छिक कर क्यों लेगा, वो सीधे डायरेक्टली कर लेगा, क्योंकि पूरी ज़मीन उसकी है। और जब आप किसी और की ज़मीन में रह रहे हो तो फिर आपके ऊपर ये जवाबदेही बन जाती है, अनिवार्य हो जाता है कि आप फिर टैक्स पेयर बन जाएं और आप भी कर दें।
फिर इसके बाद में देखिए जो ऋग्वैदिक काल में जीवन के जो मूल उद्देश्य था वो धन कमाने से ज़्यादा था मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी कि धार्मिक झुकाव इस समय पर बहुत ज़्यादा था। अब यहीं पर आप कुछ जो सन हमारे जो हमारे संवत है या फिर जो हमारे सन उनमें चलते हैं उन्हें देखिए। विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी। और विक्रम संवत को किसने शुरू किया था? तो जो गुप्त वंश थे, गुप्त वंश के जो समुद्रगुप्त थे उनके जो बेटे थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और विक्रमादित्य द्वितीय की जो राजधानी थी, राजा विक्रमादित्य की जो दूसरी राजधानी थी वो उज्जैन की थी। इसलिए आप विक्रम बेताल जैसी कहानियाँ सुनते हैं या फिर किंवदंतियाँ सुनते हैं। और जो कालिदास जैसे महाकवि हुए, बहुत प्रसिद्ध कवि हुए, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, वो भी इन्हीं के दरबार में थे। तो इन्होंने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। वही शक संवत की बात करें तो कुछ लोग कहते हैं कि इनका संबंध शकों से है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे ही कुषाण वंश के जो तीसरे शासक थे कनिष्क, जैसे ही वो 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक कराते हैं तो उनके राज्याभिषेक के साथ ही शक संवत की शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह से ये 2 संवत हमारे क्षेत्रीय संवत, और भी बहुत सारे संवत हैं, लेकिन भारत में ये दोनों बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जो हमारा राष्ट्रीय संवत है वो शक संवत है। शक संवत कनिष्क के राज्याभिषेक के साथ आरंभ हुआ। शक संवत और विक्रम संवत में तकरीबन 135 वर्षों का अंतर है। अब आप सोचेंगे कि 57 और 78 में तो मात्र 21 साल का अंतर है, लेकिन यहाँ पर आप ईसा पूर्व को देखिए तो ईसा पूर्व यानी कि 57 वर्ष पहले आएगा। तो 57 और आपको यहाँ पर 57 ज़्यादा और जोड़ना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 135 वर्ष। दोस्तों प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं देखिए, सभा या नरिष्ठा, तो इनमें उच्च वर्ग, अभिजात्य वर्ग, कुलीन वर्ग के लोग होते थे। और इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख मिलता है किसका? सभा का। और सभा को ही क्या कहा जाता है? तो सभा को ही नरिष्ठा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सभा को ही नरिष्ठा कहते हैं। फिर इसके बाद में समिति को देखिए, यहाँ मध्यम व जनसामान्य वर्ग की संस्था थी और ऋग्वेद में इस समिति का उल्लेख 9 बार मिलता है। और समिति ही राजा का चुनाव करती थी और इसका अध्यक्ष ईशान कहलाता था। ईशान किशन नहीं, ईशान कहलाता था। समिति का अध्यक्ष होता था ईशान और समिति ही राजा का चुनाव करती थी, इस बात को भी ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में देखिए विदत, तो जो विदत थे वो आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था क्या थी? वो थी विदत। और संभवतः लूट के धन का बंटवारा विदत का कार्य होता था और ऋग्वेद में विदत का 122 बार उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जा सकता है, अगर उसे डिफिकल्ट देना हो कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार किस संस्था का उल्लेख मिलता है, बताइए, सभा, समिति या विदत? तो फिर आपको लगाना होगा विदत, क्योंकि विदत का 122 बार उल्लेख मिलता है और यह सबसे प्राचीन संस्था रही आर्यों की, इसलिए इसका उल्लेख सबसे ज़्यादा बार मिलता है। और इसका काम क्या था? तो संभवतः इसका काम जो लूट का धन होता था उसका बंटवारा करना था। तो सभा, समिति और विदत ऋग्वेदिक काल की प्रमुख संस्थाएं रही, जहाँ पर सभा या नरिष्ठा उच्च वर्ग की संस्था थी, वहीं पर जो समिति रही वह जन सामान्य और मध्यम वर्ग की संस्था रही, जिसका कार्य करना था राजा का चुनाव। और जो विदत थी इसका कार्य था लूट के धन का बंटवारा करना। इसके बाद में दोस्तों सभा व विदत में महिलाएं भाग ले सकती थी। सभा व विदत में महिलाएं भाग ले सकती थी, जबकि समिति में महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि महिलाएं राजा का चुनाव नहीं कर सकती थी, यानी कि उन्हें अपना मत देने का अधिकार नहीं था। दोस्तों सर्ग, ब्रात, गण, संभवतः इनकी सैनिक टुकड़ियाँ थी। ये कुछ नाम मिलते हैं ऋग्वेद में और कह सकते हैं कि यह इनकी सैनिक टुकड़ियाँ रही होगी। और इस समय जो गुप्तचर हुआ करते थे उन्हें स्पष्ट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्पष्ट कहा जाता था। अब हम ऋग्वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे। हम अभी तक इनकी राजनीतिक व्यवस्था को ही देख पाए हैं। दोस्तों सामाजिक व्यवस्था में देखिए तो पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। दोस्तों जो सिंधु घाटी थी वह एक मात्र
यहाँ पर पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। अब ये जो आप यहाँ पर पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार व्यवस्था को देख रहे हैं, तो ये उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था आपको देखने को मिल रही है, जबकि ऋग्वैदिक काल में मात्र सत्तात्मक परिवार व्यवस्था थी और एकल परिवार व्यवस्था हमें देखने को मिलता है। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पर भी हमें मात्र सत्तात्मक परिवार देखने को मिलते हैं। अब जो उत्तर वैदिक काल हो जाता है, यहाँ पर पुरुष प्रधान सभ्यता हो जाती है। यहाँ पर चूँकि पुराने वीडियोस में मैं इन चीज़ों को अच्छे से समझाया हूँ, इसलिए इस वीडियो में एक बार और सुन लीजिए। ऋग्वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है। ये 1500 से 600 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो जो ऋग्वैदिक काल है, यहाँ पर ऋग्वेद की और अन्य वेदों की रचनाएं हुई और फिर जो बाकी बचे वेद हैं उनकी उत्तर वैदिक काल में रचनाएं हुई। ऋग्वैदिक काल में जहाँ पर व्यवस्थाएं बननी शुरू हुई, वहीं पर उत्तर वैदिक काल में व्यवस्थाएं बिगड़नी शुरू हुई और उन व्यवस्थाओं में चरमपंथ हमें देखने को मिलता है, उनका चरम स्तर, जिसके कारण पुरोहितों या फिर ब्राह्मणवाद का उदय होता है और फिर धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं कठोर हो जाती है और जन्मजात हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर ग्रामीण सभ्यता देखने को मिलती है उत्तर वैदिक काल में। और इस बात को देखिए कि जो बहुत ही ताज्जुब की बात है कि हमारी एक सभ्यता नगरीय रही और उसके बाद जस्ट जो सभ्यता आई वो ग्रामीण रही। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी और महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में जो सामाजिक परिवर्तन हमें देखने को मिले वो बहुत चौंकाने वाले थे, जहाँ पर हम एक लिबरल, एक उदारवादी समाज की कल्पना कर रहे थे, जहाँ पर मात्र सत्तात्मक परिवार था, मैट्रियार्की थी, और जहाँ पर एकल परिवार का सिस्टम था, वहाँ पर अब पैट्रियार्की ने ले लिया था, यानी कि पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार अब स्थापित होने लगे थे। समाज 3 ढांचों पर स्थापित होता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। पहला पैट्रियार्की यानी कि पितृसत्तात्मक परिवार, जहाँ पर पिता सारे डिसीजन लेते हैं। दूसरा मैट्रियार्की यानी कि जहाँ पर माताएं, महिलाएं परिवार के सभी डिसीजनों का निर्णय करती है और महिलाओं का निर्णय होता है। तीसरे नंबर पर बारी आती है फेमिनिज्म की। फेमिनिज्म वो समाज होता है जहाँ पर महिला व पुरुष के पास, दोनों के पास समान अधिकार होते हैं और चाहे परिवार के निर्णय हो, चाहे समाज के निर्णय हो, महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी होती है। तो यहाँ पर हमने समझा पैट्रियार्की, मैट्रियार्की और फेमिनिज्म, और इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द हमारा सामाजिक ताना बाना बुना रहता है। दोस्तों, महिलाओं को यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, यानी कि उनका उपनयन संस्कार होता था। यहाँ पर हमें कुछ प्रमुख महिला विद्वान देखने को मिलती हैं, जैसे अपाला, घोषा, विश्वधारा, लोपामुद्रा, सिकता, काल आवृत्ति, सची, पेलोमी आदि विदुषी नारियाँ हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये वो विदुषी नारियाँ थी जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों की वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल हुआ करती थी और उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ही प्रबुद्ध महिलाएं इस समय की थी। साथ ही इस समय पर जो उत्तर काल है, यहाँ पर हमें पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार देखने को मिलता है, जिसके बारे में हमने बात की, और पुरुष प्रधान सभ्यता हमें ये देखने को मिलती है। और ग्रामीण सभ्यता रही उत्तर वैदिक काल, चाहे ऋग्वैदिक काल हुई, ग्रामीण सभ्यता थी। वहीं पर वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी और महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। इसके बारे में हमने समझा, क्योंकि उन्हें शिक्षा का अधिकार था, उनका उपनयन संस्कार होता था, और प्रमुख महिला विद्वानों के बारे में भी हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद में देखिए, विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन था, यानी कि समाज अभी भी लिबरल था, क्योंकि यहाँ पर जो विधवा थी उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था और सती प्रथा का यहाँ कोई प्रमाण नहीं था। इसके चलते उनका पुनर्विवाह कर दिया जाता था। अंतःवर्ण विवाह, बहुविवाह, यानी कि बहुविवाह का मतलब है कि पुरुष और महिला दोनों बहुविवाह कर सकते थे। महिला भी चाहे तो वह भी अपने बहुत सारे पति रख सकती थी। ऐसी प्रथाओं का प्रचलन था।
यहाँ पर साथ ही आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे। जो पंचाली हम सुनते हैं, पंचाली, उनको जो द्रौपदी है जिसे पंचाली कहते हैं, तो पंचाली जो थी उन्हें पंचाली क्यों कहा जाता है? इस सवाल का जवाब आपको सोचना है। मैं वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा इसका जवाब, ठीक है। नियोग प्रथा का प्रचलन यहाँ पर था। नियोग प्रथा का मतलब क्या होता है? तो उन विधवाओं या पत्नियों को जिनके पति या पति से कोई संतान नहीं थी, किसी अन्य पुरुष से बच्चा पैदा करने की अनुमति थी, या नियोग प्रथा थी। यानी कि अगर आपकी पत्नी को पुत्र नहीं हो रहा है, आप पिता नहीं बन पा रहे हैं, तो इस समय पर IVF सिस्टम तो नहीं था, तो हो सकता है कि आपका जो छोटा भाई हो या फिर आप किसी अच्छे पुरुष के जरिए अपनी पत्नी को संतान की प्राप्ति करा सकते हैं, अगर आपको अपना उत्तराधिकारी चाहिए, अपना वारिस चाहिए, संतान चाहिए तो इस तरह की नियोग प्रथा भी यह थी। तो अब हम देखते हैं ऋग्वैदिक काल में क्या नहीं था। तो ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं थी और सती प्रथा के भी कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं, बाल विवाह का भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि भारत ही एक ऐसा देश होगा जो अपने अच्छे समय से बुरे समय की ओर बढ़ा। यानी कि सोचिए इस समय कितनी अच्छी प्रथा थी, पर्दा का कोई रोल कॉल नहीं था, सती प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं होता था। लेकिन आज भी देखिए, आज भी आपको राजस्थान साइड में और अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी कठोर पर्दा प्रथा देखने को मिल जाती है। आज भी आपको बाल विवाह देखने को मिल जाते हैं अलग अलग परंपराओं के नाम पर, जो पता नहीं किसने बना कर गया। जबकि जब हमारी धार्मिक परंपराओं, जब हमारे धर्म की शुरुआत हो रही थी, जब हमारा बिल्कुल शुद्ध धर्म की शुरुआत हो रही, तो उस समय ऐसी कोई प्रथा थी ही नहीं, लेकिन हमने ज़बरदस्ती हमारे समाज को एक अलग दिखाने के नज़रिए से न जाने कौन कौन सी प्रथाएं को ठूस के रख दी। अब यहाँ पर क्या था? तो यहाँ पर तलाक की व्यवस्था थी। सोचिए आज से 50 साल पहले, क्या अभी भी अगर कोई तलाक लेने की सोचता है ना, तो लोग उसे बड़ी अजीब सी नज़र से देखते हैं। क्या भाई तुम तलाक लोगे? तलाक के बाद कैसे रहोगे, क्या करोगे? तलाक लेना गलत है, चलो समझौता कर लो यार, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। लेकिन इस समय पर तलाक की व्यवस्था थी। अगर नहीं बन रही तो हटाओ, पट रही तो पटाओ, नहीं तो हटाओ वाली बात थी। फिर यहाँ पर वधू को उपहार बहुतू दिया जाता था। यानी कि जहाँ पर आज पिता एक तो अपनी लड़की की शादी करता है, ऊपर से दहेज देकर कंगाल हो जाता है, फिर मरते दम तक कर्जा चुकाते रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर शादी हो रही है तो दूल्हा पक्ष दुल्हन के घर वालों को उपहार देगा, ताकि उनकी जो सिस्टम है, उनकी व्यवस्थाएं हैं, उनको बेहतर तरीके से बनाया जा सके। जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्या अमाजू कहलाती थी। तो अमाजू कौन कहलाती थी? तो काजू की बहन अमाजू कहलाती थी, जो जीवन भर कुंवारी रहती थी। अब इसके बाद में निष्ठ देखते हैं। तो निष्ठ जो था वो गले का आभूषण था, इसे निष्ठ या निष्क कहिए। तो यह गले का आभूषण था और यह संपत्ति का प्रतीक भी था। मौर्य काल में सोने के जो सिक्के होते थे उन्हें निष्क कहते थे, लेकिन इस समय पर जो निष्क थे वो गले का आभूषण और संपत्ति का प्रतीक माना जाता था। अब हम देखते हैं जो ऋग्वैदिक काल है उसकी धार्मिक व्यवस्था को हम देखते हैं। तो इस समय तक बहुदेववाद का प्रचलन हो चुका था, यानी कि अलग अलग मान्यताओं के लिए, अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के देवता थे। अब यहाँ पर जो मैक्स मूलर थे उन्होंने हीनोथिज्म की अवधारणा दी। हीनोथिज्म का मतलब था अवसर विशेष के आधार पर। तो भारतीय परंपरा में मैक्स मूलर के अनुसार हीनोथिज्म का प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि अलग अलग अवसरों के हिसाब से अलग अलग देवता देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो सबसे बड़े देवता थे वो इंद्र थे, और इंद्र को ही वर्षा का देवता माना गया था। और इंद्र के जो अन्य नाम मिलते हैं वो है पुरंदर, पुरभेक्ता, रथेष्ट, व्रतहंता, वर्षा का देवता। ये सभी इंद्र के अन्य नाम हैं। और इंद्र इतने पावरफुल देवता माने जाते थे कि सर्वाधिक 250 मंत्र, 250 मंत्र ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में हमें देखने को मिलते हैं। इंद्र के बाद में जो सबसे पूजनीय थे वो थे अग्नि और देवमुख। अग्नि को सबसे पवित्र माना जाता है और अग्नि को भी पूजनीय माना जाता है। अग्नि को देवमुख
या फिर मध्यस्थ देवता कहा जाता है, क्योंकि अग्नि ईश्वर और जो उनका यजमान, जो उनका भक्त है, दोनों के बीच में संबंध को जोड़ती है। चाहे आप दीपक जलाएं, चाहे आप अगरबत्ती जलाएं, चाहे आप हवन करें, सभी जगह पर आपके और ईश्वर के बीच में जो मीडिएटर है उसका काम अग्नि करती है। हालांकि आने वाले समय में इस अग्नि की जगह ब्राह्मणों ने ले ली। तो जो मुख्य रूप से शुद्ध रूप से ईश्वर और भक्ति के रूप में मीडिएटर है वो है अग्नि। तो अग्नि इंद्र के बाद में दूसरी सबसे प्रमुख देवता रहे और इनकी स्तुति में हमें ऋग्वेद में 200 मंत्र देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद में वरुण आते हैं और इन्हें ऋतस्य गोपा या फिर ऋत का संचालक भी कहा जाता है, क्योंकि वरुण प्रकृति या फिर जो हमारी नेचुरल सिस्टम है, जो हमारी ऋतुएं हैं, उन्हें कंट्रोल करते हैं और उन्हें सही से चलाते हैं। कौन? वरुण। प्रकृति की नैतिक नियमावली को ऋत कहा गया है। ऋग्वेद में वरुण की स्तुति में 30 मंत्र हमें देखने को मिलते हैं। और फिर इसके बाद में आते हैं पूषण या फिर पूषण। पूषण जो थे पशुओं के देवता थे, लेकिन समाज का स्तर देखिए कि उत्तर वैदिक काल में पूषण शूद्रों के देवता हो जाते हैं और पूषण का जो रथ है वो बकरे खींचते थे। तो इस बात को भी देखिए, कहीं पर आपको गधे, कहीं सूअर, कहीं कुत्ते ऐसे आपको देखने को मिलेंगे ऑप्शन में, लेकिन आपको बकरा लगाना है। ये मत सोचना कि बकरे तो भाई साहब कटने के लिए थे, ये रथ भी खींचते थे। ठीक है, इसके बाद में हम आर्थिक व्यवस्था देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में आर्थिक व्यवस्था कैसी थी। प्रमुख व्यवसाय की बात करें तो पशुपालन था, और इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल ही ऐसा समय रहा है भारतीय इतिहास का जहाँ पर प्रमुख अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन था। जबकि आज तक भी, आज हम इतने डेवलप हो गए हैं, इतने आगे बढ़ गए हैं, उसके बाद भी आज भी हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग कृषि पर निर्भर है। पशुपालन अधिक था इस समय पर और कृषि गौण थी, यानी कि कृषि से ज़्यादा पशुपालन को महत्व दिया जाता था। इस काल के बाद से आज तक भारत का प्रमुख व्यवसाय कृषि रहा है। पवित्र पशु गाय को माना जाता था और गाय को अघन्य अवध न मारने योग्य माना गया है, यानी कि गाय को मारना बहुत ज़्यादा पाप माना जाता था और गायों के लिए युद्ध तक लड़ लिए जाते थे। और जो गायों को यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य या अवध माना गया है, तो गाय को माना गया है। या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वैदिक काल में संपत्ति का प्रतीक क्या था, तो गाय थी। जिसके पास जितनी ज़्यादा गाय होगी वो उतना ही ज़्यादा सम्मानीय और धनवान कहलाता था। ऋग्वेद में केवल एक अनाज जौ यव का उल्लेख मिलता है, यानी कि ऋग्वेद में हमें सिर्फ जौ यानी कि जौ का उल्लेख मिलता है और इसका नाम यव के रूप में हमें देखने को मिलता है। इस समय पर कोई भी जाति प्रथा नहीं थी। इस समय का जो समाज का सिस्टम था वो सिस्टम समाज के कर्म के आधार पर था। अगर कोई मोची का काम कर रहा है तो शूद्र कहलाएगा, मोची की कैटेगरी में आएगा, लेकिन वो कुछ समय बाद अपने आप को पढ़ लिख कर वो विद्वान बन जाए तो सीधे ब्राह्मण की कैटेगरी में आ जाएगा। यानी कि इस समय पर समाज का सिस्टम कर्म के आधार पर था, ना कि जन्म के आधार पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल से ये धीरे धीरे जन्म के आधार पर होने लगता है। निष्क गले का आभूषण था जिसे संपत्ति का प्रतीक माना जाता था, ये हमने समझा। और फिर मौर्य काल में यही निष्क जाकर क्या हो जाता है, यही निष्क हो जाता है सोने की मुद्रा। तो हमने यहाँ पर समझा ऋग्वैदिक काल हो चाहे उत्तर वैदिक काल हो, अगर कोई भी काल पूछ लिया जाए तो आपको यही पॉइंट्स राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक में लगाना है। बस इतना था कि ऋग्वैदिक काल में थोड़े से लिबरल थे, यानी कि ऋग्वैदिक काल में राजा जो था वो जन्मजात नहीं था और उसके पास कोई भूमि नहीं थी, उसको वो कोई भी कर नहीं ले सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में वो कर को अनिवार्य कर देता है और फिर कर का ज़्यादा प्रभाव हो जाता है, राजा शक्तिशाली हो जाता है, सभा समिति विदत का प्रभाव कम हो जाता है और इसी तरह की व्यवस्थाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हमने इस वीडियो में समझा ऋग्वैदिक काल हो या फिर उत्तर वैदिक काल हो, इनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था को।
मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ बेहतर सिखाएगा और आप हमसे जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप बेहतर से बेहतर चीज़ें सीख सकें। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। अफ़गानी अमेरिकी लेखक खालिद हुसैनी कहते हैं, बच्चे रंग भरने की किताब नहीं होते। आपको उनमें अपने पसंदीदा रंग भरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों में अपने सपने मत देखिए, बच्चों को बच्चों के सपने देखने दीजिए। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।